हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्लिनिकल केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उस क्लिनिकल केस के पेशेंट तो आपको नजर आ ही रहे होंगे, बेचारे स्क्रीन पर अपना पेट पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। ही इज अ 42 ईयर पेशेंट जिनको कुछ प्रमुख शिकायतें हैं, ठीक है। और जो इनकी शिकायतें हैं वो लास्ट 6 मंथ्स हैं, तो चलो आज हम इनकी शिकायतें भी सुन लेते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम कब्ज, शारीरिक कमजोरी, मना कलेश, मंदाग्नि, अल्पनिद्रा. He walks in with dryness in his joints, stiffness, and a sense of disconnection with his body. His digestion is sluggish, and chronic constipation is his constant companion. तो एट दिस मोमेंट आपको क्या लगता है कि हमें किस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए, शमन या शोधन? आई गेस शमन चिकित्सा इज इनफ, है ना। क्योंकि जो इनके जो चैनल्स हैं, हिज चैनल्स आर ब्लॉक्ड, जो स्रोतस हैं वो अवरुद्ध हो चुके हैं। तो इस प्रकार इस अवस्था में हमें शोधन चिकित्सा बेस्ट होती है, बिकॉज हिज सिस्टम नीड्स अ डीपर रीसेट। और ये व्यक्ति पिछले कई महीनों से वात विकारों से पीड़ित है, तो इस अवस्था में निरुबस्ती सर्वोत्तम औषध है। और हमारा टॉपिक आज का वो भी सर्वोत्तम है यानी कि हम आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है निरुबस्ती। सो लेट्स बिगिन। निरूपस्ती क्या है? ये निरूपस्ती, तो चलो अब हम देखते हैं होता क्या है निरूपस्ती। तो सर्वप्रथम हम निरूपस्ती की निरूक्ति पढ़ेंगे, ठीक है। आफ्टर ऑल, निरू मिला बना जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। नी प्लस रू, ठीक। नी प्लस रू इज इक्वल्स टू निरू। नाउ नी का मतलब क्या होता है? मीन्स होता है एक्सपल्शन, टू एक्सपेल यानी कि बाहर निकालना, ठीक है। रू मतलब टू होल्ड और लिफ्ट, ओके। तो नी प्लस रू इज इक्वल्स टू निरु, यानी कि निर्हतम दोषम रुहति इति निरुह। अर्थात इसका सिंपल सिंपल मीनिंग ये है कि हमारी इस बॉडी में जितने भी दोष हैं, जब निरुबस्ती दी जाती है तो जैसे ये बादल बाहर की तरफ फटक रहा है ना, ऐसे ही हमारी बॉडी में से दोष जो होते हैं जब निरुबस्ती दी जाती है तो वो बाहर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो निरूपस्ती का मतलब क्या होता है? जो दोषों को शरीर से बाहर करे वह निरूपस्ती है। और साथ ही साथ निरूपस्ती हमारी बॉडी का रोहण भी करती है। बॉडी सिर्फ हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम नहीं कर रही है, क्योंकि वो क्या कर रही है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रही है, साथ के साथ वो हमारी बॉडी में नरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है, ठीक। इसीलिए उसकी वजह से हमारी आयु स्थिर रहती है। तो निरूपस्ती हमारी बॉडी में दोषों को बाहर निकालने का कार्य भी करती है, साथ के साथ हमारी आयु को स्थिरता भी प्रदान करती है, यानी कि हमारी जो वृद्ध अवस्था है उसे लेट आने देती है। इसी वजह से इस वजह से कि आयु को स्थिर रखने की वजह से इसको हम आस्थापन बस्ती भी बोलते हैं। तो निरूप बस्ती बोलो या फिर आस्थापन बस्ती बोलो, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ा कि निरूप बस्ती डिटॉक्सिफाई, नरिशमेंट इन सब का कार्य करती है। तो क्या अब हमें निरूबस्ती सभी पेशेंट को दे देनी चाहिए? आंसर इज नो। हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग निरूबस्ती देनी चाहिए। मतलब अगर पेशेंट का बल, पेशेंट की अग्नि, पेशेंट में क्या दोष है, किस दोष के कुपित होने की वजह से रोग उत्पन्न हुआ है, हमें ये सब चीजें चेक करके फिर निरूबस्ती देनी चाहिए, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने कुछ रोग मेंशन किए हैं सिद्धि स्थान में: सर्वांगवात, एकांगवात, उदर रोग, वात मल मूत्र और शुक्र का अवरोध होने पर। जब ये वात का, मल का, मूत्र का या शुक्र का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तब भी दे सकते हैं। बल, वर्ण, मास और शुक्र का क्षय होने पर, ठीक है। आद्यमान हो या फिर अंगों में शून्यता, कृमि कोष्ठ, उदावरत रोग, इन सब से पीड़ित या फिर आदि और भी रोग मेंशन किए हुए हैं जिसमें हम निरूपस्ती प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट केस में भी देखा था कि उस पेशेंट को कब्ज था, वो कॉन्स्टिपेटेड था और उसका मन भी चंचल था। उसमें जनरली वात व्याधि के लक्षण, वो वात, हाँ, वात व्याधि के लक्षण थे। तो अब जब पेशेंट को वात व्याधि के लक्षण है और हमने पढ़ा है कि जो बस्ती है वो वात शमन में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, तो हमने उस पेशेंट को दे दिया। किंतु अगर उसी पेशेंट का बल जो होता वो हीन होता, अगर वो अवर सत्व का होता, तो हम निरूप बस्ती नहीं देते, हम निरूप बस्ती की जगह कुछ और प्रेफर करते, क्योंकि उस पेशेंट का जो सत्व है वो अवर है, ठीक। और अगर वो पेशेंट की जो वय एज है, अगर वो बालक होता तो भी हम निरूप बस्ती नहीं देते, ठीक है। तो इसीलिए हमें निरूप बस्ती के योग्य व्यक्ति भी जानने जरूरी है।
अब हम ये देखेंगे कि निरूप बस्ती कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस में, यानी कि अयोग्य व्यक्ति कौन कौन है। तो आचार्य चरक जी के अनुसार अजीर्ण रोगों से पीड़ित रोगी, अति स्निग्ध, जो तत्काल स्नेह पिए हों। क्योंकि जो निरूप बस्ती होती है ना, उसका मुख्य कर्म क्या होता है? मुख्य कर्म आचार्य सुश्रु जी के अनुसार लेखन और शोधन का कार्य करती है निरूप बस्ती। ठीक है। तो जो मंदाग्नि से ग्रस्त हैं, जिनकी अग्नि मंद हो चुकी है, उनमें निरूप बस्ती कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। जो सवारी पर चलने से क्लांत हो गए हों, अति दुर्बल है, भूख प्यास से पीड़ित, थके हुए, अति कृश, भुक्त भक्त, यानी कि जिन्होंने अभी भोजन किया हो। जनरली जो निरूप बस्ती होती है वो निराहार दी जाती है, यानी कि खाली पेट दी जाती है। ठीक है। पीतोदक, यानी कि जो जिन्होंने तत्काल जल पिया हो, या जिन्हें वमन तथा विरेचन कराया गया हो। वमन और विरेचन के बाद निरूप बस्ती क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि कोष्ठ रिक्त हो जाता है, जिसकी वजह से वात प्रकोपित हो जाती है। अब कोष्ठ रिक्त हो गया, तुम वापस बस्ती दोगे तो वो शरीर को मारक बनाती है। शरीर ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। और जो नशे ले चुके हों, क्रोधी, डरपोक, मतवाले, मूर्छा से पीड़ित, निरंतर वमन रोग से पीड़ित, श्वास कास हिक्का रोग से पीड़ित, बदोदर, छिद्रोदर, जलोदर से पीड़ित तथा आद्यमान, अल्सक, विसूचिका, आम दोष से पीड़ित, सूतिका, आम अतिसार, मधुमेह और कुष्ठ रोग, इन सब में निरूप बस्ती कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और यदि हम इन सब में निरूप बस्ती करा भी देते हैं तो यह दोष उत्पन्न करती है शरीर में, या फिर रोग उत्पन्न करती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे निरूप बस्ती के गुण, यानी कि क्वालिटीज ऑफ निरूप बस्ती। ठीक। तो बस्ती वय स्थाप्यति, यानी कि जो बस्ती है वो आयु को, एज को, वय, ठीक है, उसको स्थिर बनाती है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक। सुख, आयु, बल, अग्नि, धारण शक्ति, स्वर और वर्ण को देने वाली होती है। यानी कि जो हमारी निरूप बस्ती है उन सब से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है? हमारी धारण शक्ति बढ़ सकती है, हमारे स्वर और वर्ण का प्रसादन हो सकता है, हमारी अग्नि भी बढ़ जाती है, बल भी बढ़ता है, आयु को स्थिरता प्राप्त होती है और सुख की भी प्राप्ति होती है। ठीक। सर्प गदा पहश्च, यानी कि जो हमारी निरूप बस्ती है वो सभी उपद्रवों से रहित है। यानी कि निरूप बस्ती से कोई उपद्रव उत्पन्न नहीं होते हैं, इवन रोगों की शांति होती है। निरूप बस्ती क्या करती है? जो भी हमारे इम्बैलेंसेस, दोष हैं, उनको इक्विलिब्रियम में लेके आती है। ठीक। विश्लेष्म पित्त अनिल मूत्र कर्षी, यानी कि जो हमारे क्लेश में है, पित्त है, अनिल है, वायु है, मूत्र है, उन सबको बॉडी से बाहर निकालती है। ठीक। शुक्र और बल को बढ़ाती है, शुक्र और बल की प्राप्ति करवाती है। बस्ती संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोष के संचय को निकालकर सभी प्रकार के रोगों को शांत करती है। ठीक है। बात करते हैं निरूप बस्ती के कंटेंट पे, यानी कि अब हम आते हैं मेन चीज पे कि निरूप बस्ती बनती कैसे। लेट्स सी कि निरूप बस्ती बनती कैसे। तो उसके हम पहली चीज देखते हैं कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द निरूप बस्ती। ठीक। सेंधव, मधु, गुड़, कल, स्नेह और क्वाथ। ठीक है। मतलब जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं निरूप बस्ती के, वो कितने इंग्रेडिएंट्स हैं? दीज आर 6: स्नेह, सेंधव, मधु, गुड़, कल और क्वाथ। ओके। अब हमें जो निरूप बस्ती बनानी है, उसमें जो निरूप बस्ती के कंटेंट है, उनका प्रपोर्शन देखना है। आचार्य चरक जी के अनुसार जो उन्होंने क्वाथ बताया है वो 1/5 भाग बताया है, यानी कि जो डोज हमें पेशेंट को देनी है उसका 1/5 भाग जो होगा वो हमें उसमें क्वाथ का निर्माण करना है। ठीक है। उसी तरह से स्नेह, लेकिन जो स्नेह है वो पर्सन टू पर्सन उनके दोष के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे कि वातज विकृति में 1/4 भाग लेना है, पित्तज विकृति में 1/6, कफज विकृति में 1/8 और स्वस्थ व्यक्ति में 1/6। यानी कि पित्तज विकृति और स्वस्थ व्यक्ति, इन दोनों में 1/6 भाग लेना है। ओके। यहीं पर आचार्य सुश्रुत जी ने स्वस्थ व्यक्तियों के लिए अलग प्रपोर्शन बताया। उनके अकॉर्डिंग क्वाथ जो होना चाहिए वो 4th भाग होना चाहिए और जो स्नेह है वो 1 भाग होना चाहिए। ठीक। तो अभी हम आचार्य चरक जी के रेफरेंस को ही पढ़ लेते हैं। तो अब चलते हैं निरूप बस्ती के निर्माण की तरफ। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए, मधु, सेंधव, स्नेह, कल, क्वाथ, इन सब का प्रपोर्शन ले लिया। ठीक है। अब चलते हैं निरूप बस्ती को बनाना, कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम मधु और सेंधव, यही क्रम दिया हुआ है आचार्य चरक जी ने निरूप बस्ती बनाने के लिए। ठीक है। तो क्या करना है? सर्वप्रथम मधु और सेंधव को लेना है और उसको हाथ से मतना है, मिक्स करना है। ठीक है। हाथ से मतने के बाद उसको, जब वो अच्छे से होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए, तब हमें उसे स्नेह में डालना है।
फिर जब उसको दोबारा मथना है और फिर हमें उसमें क्या करना है, थोड़ा जो हमने कल्क बनाया है, जो भी द्रव्य है, जो पेशेंट को जो भी कोई डिजीज है उसके अकॉर्डिंग हम द्रव्य लेंगे, उनका कल्क बनाएंगे यानी कि उनका पेस्ट बनाएंगे, और उस पेस्ट को अब जो स्नेह हमने निर्माण किया है उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम उस कल को ऐड करने के बाद फिर उसको हाथों से मथेंगे। फिर तत्पश्चात हमने जो क्वाथ निर्माण किया था वो भी ड्रग से मिलके बना होगा, वो भी पेशेंट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। तो वो जो क्वाथ निर्माण किया है उस क्वाथ के अंदर सारा कंटेंट डाल देंगे। ठीक। जब क्वाथ में डाल देंगे उसके बाद हम उसे मथनी से मथेंगे और फिर हम बस्ती पुटक में रख देंगे। आई गेस समझ आ गया होगा। अब हम इसे एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। ठीक है। हमने क्या लिया, मधु और सेंधव, इन दोनों को हमने हाथ से मथा और एक मिक्सचर बना लिया। ठीक। मिक्सचर बनाने के बाद हमने इसको एक स्नेह के अंदर डाला। ठीक है। दो चीजें हम लोगों ने पहले से प्रिपेयर कर रखी होंगी, क्या, कल्क और क्वाथ। ठीक है। जो ड्रग्स होंगे उनका कल्क बना रखा होगा और क्वाथ बना रखा होगा। तो अब हमने क्या किया, मधु और सेंधव लिया, उनको मिक्स करा, हाथ से मथा और उसे स्नेह के अंदर डाल दिया। अब जो हमने कल्क तैयार किया हुआ था वो हमें किस में डालना है, स्नेही के अंदर। ठीक है। तो अब स्नेही के अंदर क्या क्या है, मधु, सेंधव, कल। ठीक है। तो अब ये चार चीजें जो है हमारी, वो मिक्स होकर तैयार हो चुकी है। अब हमें ये चारों चीजें किसके अंदर डालनी है, क्वाथ के अंदर। ठीक है। ये चारों चीजें मिक्स करी और हमने किसके अंदर डाली, क्वाथ के अंदर। अब हमारी बस्ती, जो निरू बस्ती देनी है, वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे किस में डालेंगे, बस्ती पुटक में। किस लिए, बस्ती देने के लिए। ओके। नाउ बस्ती इज रेडी। अब हमने निरू बस्ती का निर्माण तो कर लिया है, लेकिन निरू बस्ती की मात्रा भी हमें डिसाइड करनी चाहिए, क्योंकि जो निरू बस्ती की मात्रा है वो हर पेशेंट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। पेशेंट की एज क्या है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। बच्चे में दे रहे हैं, युवा में दे रहे हैं, या फिर हम वृद्ध अवस्था में दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आचार्य चरक जी ने हमें निरू बस्ती की मात्रा बता रखी है। तो आचार्य चरक जी के अनुसार वर्ष में अगर बच्चा 1 वर्ष का है तो उसकी जो निरू बस्ती की मात्रा है वो आधा प्रस्थ है। उसे ही हम पल में भी बोल सकते हैं कि एक पल है। ठीक है। तो अगर आप देखोगे पल में तो बहुत इजी है। फर्स्ट एज मतलब 1 साल के बच्चे से लेकर 10 साल तक के बच्चे में जो पल है वो सेम है, यानी कि 1 वर्ष में 1 पल, 2 वर्ष में 2 पल, 3 वर्ष में 3 पल, 4 वर्ष में 4 पल, ऐसे 10 वर्ष में 10 पल। ठीक है। जो प्रस्थ है वो हाफ होते हैं, जैसे कि 1 वर्ष में हाफ प्रस्थ, 2 वर्ष में 1 प्रस्थ, यानी कि जितने भी एज है उसके हाफ जो है वो निरू बस्ती की मात्रा है प्रस्थ में। और पल, उस जितनी एज है उतने ही पल। ठीक है। ये हुई 10 साल तक की बात। अब हम आते हैं यहाँ से 12 ईयर्स तक, मतलब जो फर्स्ट ईयर से लेके 12 ईयर्स तक के पेशेंट में जो बच्चे हैं उनमें सेम जितनी एज है उतने ही पल होंगे। ठीक है। 1 पल का वो सॉरी 1 वर्ष का बालक है तो 1 पल, 8 वर्ष का बालक है तो 8 पल, 12 वर्ष का बालक है तो 12 पल। ठीक। और जो प्रस्थ हैं वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं। 1 वर्ष का है तो हाफ प्रस्थ, 4 वर्ष का है तो 2 प्रस्थ, 12 वर्ष का है तो 6 प्रस्थ। ठीक है। ये हुई 12 ईयर तक, 12 ईयर्स तक। उसके बाद में धीरे धीरे मात्रा वेरी करती है। 13 ईयर्स में जो हमारी प्रस्थ है वो, अभी तुम देखोगे कि यहाँ पर हाफ हाफ प्रस्थ बढ़ रही थी। ठीक है। लेकिन जब 12 वर्ष के बाद क्या हुआ कि एक एक प्रस्थ बढ़ने लगी। ठीक। और यहाँ पर पल जो हो गए वो दो दो पल बढ़ने लगे। ठीक है। यानी कि 13 वर्ष में कितनी हो गई, 7 प्रस्थ, और पल कितने हो गए, 14 पल। ठीक है। तो 13 वर्ष में 7 प्रस्थ, 14 वर्ष में 8 प्रस्थ, 19 वर्ष में सॉरी 15 वर्ष में 9 प्रस्थ, 16 वर्ष में 10 प्रस्थ, 17 वर्ष में 11 प्रस्थ, और 18 वर्ष में 12 प्रस्थ। ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम डोज है कि सबसे उत्तम मात्रा जो निरू बस्ती की मानी जाती है वो कितनी होती है, 12 प्रस्थ, यानी कि अगर हम उसे पल में देखें तो कितना हुआ, 24 पल। ठीक है। अब 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के जो पेशेंट हैं, यानी कि 17 साल से लेकर 18 साल से लेकर 70 साल तक के जो पेशेंट हैं उनमें कितनी मात्रा जाती है, 12 प्रस्थ। ठीक है। उसके बाद में अगर 70 वर्ष से ऊपर का कोई पेशेंट हुआ तो वो कितनी होगी, 10 प्रस्थ। ओके। अब ये प्रस्थ में तो समझ आ गया। अब हम पल में देख लेते हैं कि जो 12 ईयर का पेशेंट है वो पल में कितना हुआ, 12 पल। अब हम 12 से आगे जाते हैं, 18 तक में जाते हैं, तो कितनी बढ़ानी है, दो दो पल बढ़ानी है। ठीक है।
प्रस्थ कितनी कितनी बढ़ा रहे थे हम, एक एक प्रस्थ बढ़ा रहे थे। पल में हमें दो दो पल बढ़ानी है, यानी कि 18 वर्ष की जो आयु है तब तक 24 पल हो गया। अब उसके बाद में अगर 70 वर्ष से ऊपर है तो 20 पल। ठीक, आई गेस मात्रा समझ आ गई होगी। अगर 1 से 12 तक है तो हमें जो प्रस्थ है वो हमारी उस एज के हाफ होंगे। ठीक, और जो पल हैं वो उसी एज के बराबर होंगे। फिर 12 से जो हमारे 18 है वहां पर जो प्रस्थ है वो एक एक प्रस्थ ज्यादा बढ़ रहा है, और पल जो है वो दो दो पल ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक, और फिर 18 से 17 तक 70 तक की एज में 12 प्रस्थ ही होती है और 24 पल ही होते हैं। यानी कि 18 साल से 70 वर्ष के बीच में जितने भी कोई भी एज का पेशेंट आता है तो हम उसमें 12 प्रस्थ की ही निरूबस्ती देते हैं। और अगर 70 वर्ष से कोई ऊपर का पेशेंट आता है तब हम उसमें 16 वर्ष जितना ही मेजरमेंट देते हैं, यानी कि 10 प्रस्थ देते हैं और दो या फिर 20 पल देते हैं। ओके, अब हम देखते हैं निरूबस्ती देने की विधि। ओके, हमने निरूबस्ती के इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर लिए, उनका प्रोपोर्शन में मेजरमेंट ले लिया, फिर निरूबस्ती का निर्माण कर लिया, इवन डोज भी देख ली कि कितनी कितनी डोज में उस पेशेंट को देना है। ठीक है, अब हम देने के लिए रेडी हैं, पेशेंट भी रेडी है और हम भी रेडी हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज निरूबस्ती अनुवासन बस्ती के पश्चात दी जाती है। ठीक है, यानी कि पहले अनुवासन बस्ती देनी है, उसके बाद में निरूबस्ती देनी है। और आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार जो काल मेंशन है वो मध्याय काल मेंशन है, बट आज के मॉडर्न पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा वेरी करता है। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब पेशेंट रेडी है तो पेशेंट को पहले लेटाना है। उस पोजीशन में लेटवाना है वो है बाएं पसवाड़े से लेटाना है, यानी कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटवाना है। उसे क्या करना है कि लेफ्ट साइड हमने लेटा दिया और उसके अपने हाथ का हमने उसे तकिया बना के कहा कि उस पर लेट जाए। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा राइट लेग है उसको हमने बेंड करवाया और जो उसका लेफ्ट लेग है उसको एक्सटेंड कराया। इस पोजीशन में हमें पेशेंट को लेटाना है। फिर हमें निरू बस्ती उसको देनी है, यानी कि जो बस्ती का नेत्र है वो हमने उसकी गुदा में एंटर करवाया और निरू बस्ती दे दी। अब निरू बस्ती दे दी उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, मतलब पेशेंट को लिटाए रखना है। ठीक है, पहली बात तो हम उसे लेफ्ट साइड ही क्यों लिटाते हैं, क्योंकि जो ग्रहणी है, जो गुदा है वो लेफ्ट साइड ही है। अगर तुम निरू बस्ती लेफ्ट साइड लिटा के दोगे ना तो वो पूरे तुम्हारे पक्वाशय में, तुम्हारे पूरे कोलॉन में जो है ना वो पूरे कोलॉन में घूम सकती है। ठीक है, इसीलिए इस पोजीशन में दिया जाता है। उसके बाद में तुम्हें उसे 30 मात्रा तक वेट कराना है, यानी कि ये नहीं कि निरूबस्ती दी और वो तुरंत खड़ा हो जाए। उसे बोलो कि तुम 30 मात्रा तक रुको। अब एक मात्रा कितनी होती है, एक मात्रा जो होती है वो पलक झपकाने के बराबर होती है। या फिर एक और चीज दे रखी है, बता रखी है कि एक मात्रा इज इक्वल्स टू कि तुम पूरी अपनी फिंगर को जानू के अराउंड घुमाओ और चुटकी बजाओ। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1 मात्रा। तो ऐसे तुम्हें 30 मात्रा तक उसे पेशेंट को वेट कराना है। फिर उसके बाद बोलो कि अब तुम पेशेंट उठ सकते हो। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो बस्ती है वो हमें अन्न का परिपाक होने के पश्चात देनी चाहिए, यानी कि जो निरू बस्ती है वो निराहार दी जाती है, न से निरू निराहार दी जाती है। ठीक है, अब जो बस्ती का प्रत्यागमन काल, व्हाट इज प्रत्यागमन काल? प्रत्यागमन काल क्या होता है कि जब तुमने नीरू बस्ती दी और बस्ती वापस आई तो जो उसके बीच का टाइम है दैट इज प्रत्यागमन काल। ठीक है, वो कितना होता है, एक मुहूर्त, यानी कि 2 घड़ी। तो जो पेशेंट है उसकी बस्ती वापस कब तक आ जानी चाहिए, वो एक मुहूर्त के अंदर अंदर उस पेशेंट की जो बस्ती है वो वापस आ जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम पेशेंट को लग रहा है कि उसकी बस्ती वापस आ रही है। ठीक है, तो पेशेंट कहेगा कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो जो मेन पोजीशन है कि जो पेशेंट है उसको जो बस्ती है वो निकालनी है, वो कैसे निकालनी है, उसे उखड़ू पोजीशन में बैठ के बैठाना है। यानी कि हमें मॉडर्न टॉयलेट्स यूज नहीं करने हैं, जो मेन जो पोजीशन है वो स्क्वाटिंग पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम निरू बस्ती पेशेंट को देंगे। ओके, आई गेस समझ आ गया होगा। आचार्य चरक जी ने दोषों के अनुसार निरूबस्ती बताई है, यानी कि अगर तुम एक बार निरूबस्ती देते हो तो वो वात का शमन करती है, अगर तुम 2 बार निरूबस्ती देते हो तो वो पित्त का शमन करती है, और 3 बार निरूबस्ती देने पर कफ का शमन करती है। ठीक है, बस्ती की उत्तम मात्रा 12 प्रस्थ, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, और बस्ती जो है वो खाली पेट देने का निर्देश है। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब तुमने बस्ती दे दी, बस्ती देने के बाद पश्चात कर कि अब क्या करना है, बस्ती दे दी, बस्ती निकल गई, उसके बाद में पेशेंट को थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का सा गुनगुना पानी हो उससे कहो कि वो तुम जाके नहा लो। ठीक है, तुमने स्नान कराना है। फिर उसके बाद में मांस रस के साथ शाली चावल और शाली चावल का भात रोगी को खिलाना है। ठीक है, मांस रस के साथ शाली चावल का भात।
फिर उसके बाद में पेशेंट के लिए जो पथ्य हैं, क्या चीज पेशेंट के लिए अच्छी है, क्या खानी चाहिए। तो अगर वो पेशेंट वातज रोगी है तो उसे मांस रस का सेवन कराना चाहिए। यदि वह पेशेंट पित्तज रोगी है तो उसे हमें पेय का सेवन कराना चाहिए, और यदि वह कफज रोगी है तो हमें उसे यूष का सेवन कराना चाहिए। ठीक है। हम देखते हैं कि जो नीरू बस्ती हमने पेशेंट को दी है वो अच्छी प्रकार से दी है या नहीं। तो नीरू बस्ती के सम्यक योग के लक्षण, आचार्य चरक जी ने हमें ये बात मेंशन करी है कि वो पेशेंट को जो तुमने नीरू बस्ती दी है, अगर वो दी है, वो ठीक प्रकार से दी है, तो उसे क्या क्या लक्षण होंगे। प्रशस्ट विट्ट मूत्र समीरणत्वम, रुचि अग्निवृद्ध, आशय लघवानी, रोग उपशांति, प्रकृतिस्तथा च बलम च तत्स्यात् सुनिरुद्ध लिंगम। यानी कि जो विट है, मूत्र है, और जो तुम्हारी वायु है, वो उत्तम रूप से प्रवृत्ति होगी उसकी, मतलब वो अच्छे से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। रुचि, भोजन में तुम्हें रुचि उत्पन्न हो जाएगी, मतलब खुद भूख लगने लगेगी। अग्नि की वृद्धि हो जाएगी, तुम्हारी जो अग्नि है उसकी वृद्धि हो जाएगी। पक्वाशय और जितने भी आशय हैं उनमें क्या होगी, लघवानी, लघुता महसूस होगी, तुम्हें खुद को लाइट फील होगा, बॉडी लाइट फील होगी। फिर रोग, इस तरह से रोग की शांति भी हो जाएगी, और तुम्हें स्वास्थ्य का अनुकूल भी होगा कि हाँ मुझे अब अच्छा अच्छा लग रहा है, ऐसा होगा। बल की वृद्धि होगी, ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा थोड़ा बॉडी में बल की गेन हो रहा है। ठीक है। ये सब जो होंगे ये तुम्हारे सम्यक योग के लक्षण है। ठीक। अब जो सुनिरु का क्रम है, मतलब जो निरु की जो निरु बस्ती है वो किस तरीके से, किस क्रम से बाहर आएगी। तो सबसे पहले तो बस्ती का कंटेंट बाहर आएगा। ठीक है। उसके बाद में मल आएगा, फिर पित्त आएगा, फिर कफ आएगा, और फिर वायु आएगा। ठीक है। ये आचार्य सुश्रुत जी ने बताया था कि बस्ती आएगी सबसे पहले, फिर मल, फिर पित्त, फिर कफ, फिर वायु। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अयोग के लक्षण। बस्ती के अयोग के लक्षण, स्वाद नहीं होगा, ये स्याद होगा, सॉरी दिस इज मिस प्रिंटिंग, स्याद। ठीक है। स्याद रुक शिरो हृदय गुदय बस्तिलिंगे शोफा प्रतिशय विकर्तिके च हल्लासिका मारुत मूत्र संग श्वासो न सम्यक च निरूहिते स्यु। मतलब क्या हुआ कि तुम्हें क्या होगा, रुक होगा, पेन होगा सिर में, हृदय में, गुदा में, इन सब में क्या होगा, रुझान महसूस होगी। और बस्ती और लिंग में शोफ होगा, यानी कि शोथ होगा। ठीक है। प्रतिशाय होगा, विकर्तिका यानी कि गुदा में कैंची के समान काटने जैसी पीड़ा होगी, जिसे हम परिकर्तिका भी बोलते हैं। हल्लास हो जाएगा, मारुत और मतलब वायु और मूत्र का संग हो जाएगा, यानी कि वायु और मूत्र की रुकावट होने लगेगी और श्वास की वृद्धि होने लगेगी। अगर बस्ती ठीक प्रकार से नहीं दी जाए तो इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होंगे। ठीक है। अब विरेचन तथा निरुबस्ती का क्रम, मतलब क्या है कि हमने कॉन्ट्राइंडिकेटेड देखा था ना कि वमन और विरेचन के पश्चात निरुबस्ती नहीं देनी चाहिए। तो आचार्य चरक जी ने बात मेंशन की है कि विरेचन के बाद 7 दिन तक नहीं देनी चाहिए, या फिर मतलब तुमने विरेचन दिया तो तुम्हें 7 दिन तक निरुबस्ती नहीं देनी है, या फिर अगर तुमने निरुबस्ती दी है तो 7 दिन तक तुम्हें क्या बोलते हैं, विरेचन नहीं देना है। ठीक है। रीजन कि विरेचन के प्रयोग से शरीर रिक्त हुआ रहता है। जब विरेचन दिया तो शरीर जो है वो पूरा रिक्त हुआ है, और तुमने यदि निरू दे दिया तो वह शरीर को नष्ट कर देगी। ओके। आई गेस ये हेल्पफुल रही हो और समझ भी आया हो, सो थैंक यू।